हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। फरवरी की शुरुआत होती है तो हमारी आपकी हजारों ख्वाहिशें निकल आती है। सरकार की ख्वाहिशें निकल आती है, उद्योगपतियों और शेयर बाजार की ख्वाहिशें उफान मारने लगती है, क्योंकि पिछले 7 साल से हर साल 1 फरवरी को सालाना बजट आता है। ये साल खास है। 2024 राम मंदिर का साल है, आम चुनाव का साल है। इस साल भी कल यानी कि 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, लेकिन ये आम बजट नहीं बल्कि अंतरिम बजट है। इसी पर हम आज करेंगे अपना शो नुक्ताचीनी। नुक्ताचीनी शुरू करें इससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट कि आम बजट और अंतरिम बजट में क्या अंतर होता है। कल पेश होने वाले बजट को अंतरिम बजट या वोट ऑन अकाउंट क्यों कहा जाता है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी कि 1 फरवरी को सुबह 11 बजे संसद में अंतरिम बजट पेश करेंगी। चुनावी साल में सरकार फुल बजट पेश नहीं करती। इस दौरान अंतरिम बजट या वोट ऑन अकाउंट पेश किया जाता है। ये आम बजट से कई मामलों में बहुत अलग होता है। आम चुनावों के साल में केंद्र सरकार की ओर से शुरुआत के कुछ महीनों के लिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है। इसमें नई सरकार के गठन तक राजस्व और व्यय के अनुमान को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे मार्केट में निवेशकों का भरोसा बना रहे। ये बजट तब तक लागू रहता है जब तक कि नई सरकार अपना नया पूर्ण बजट नहीं पेश कर देती। अंतरिम बजट में केवल उतने फंड का प्रावधान होता है जब तक कि नई सरकार चुनकर ना आए। अंतरिम बजट के जरिए संसद आम चुनाव से पहले जरूरी सरकारी खर्चों जैसे वेतन, कई क्षेत्रों में चल रहे खर्च के लिए वोट ऑन अकाउंट पारित करती है। इसे बिना किसी चर्चा के पारित किया जाता है। ये आमतौर पर 2 महीने तक के लिए वैध होता है, लेकिन इसे बढ़ाया भी जा सकता है और ये सिर्फ अंतरिम बजट में ही होता है। इसलिए आपको पहले ये समझ लेना चाहिए कि आखिर अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट क्या होता है। अंतरिम बजट में केंद्र सरकार खर्च के साथ साथ आमदनी का ब्यौरा भी पेश करती है। अंतरिम बजट में राजस्व, राजकोषीय घाटा, खर्च, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और आगामी महीनों के लिए अनुमान शामिल होते हैं। वोट ऑन अकाउंट में केवल सरकार के खर्चों की जानकारी पेश की जाती है। इसमें सरकार की आमदनी के बारे में नहीं बताया जाता है। दोनों की समानताओं की बात करें तो दोनों में ही बड़ी नीतिगत घोषणाएं नहीं होती। अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट दोनों ही कुछ महीनों के लिए होते हैं। दरअसल चुनावी साल में सरकार की ओर से पूर्ण नहीं बल्कि अंतरिम बजट पेश किया जाता है। इसकी वजह यह है कि मौजूदा सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में है। इसके बाद चुनाव है। नई सरकार जब आती है तो अपना बजट पेश करती है, इसलिए पूर्ण बजट पेश नहीं किया जाता। अंतरिम बजट की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि सरकार चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। ये पैसा निकालने के लिए संसद से मंजूरी जरूरी है। वहीं मौजूदा बजट इस साल 31 मार्च तक ही मान्य है। इस साल अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव है, इसलिए नई सरकार के आने तक देश को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होगी। अंतरिम बजट पेश कर उसी खर्चे की मंजूरी ली जाती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे अंतरिम बजट और केंद्रीय बजट में अंतर है। अंतरिम बजट आम चुनाव से ठीक पहले पेश किए जाने वाला बजट है। केंद्रीय बजट केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाने वाला एक वार्षिक बजट है। अंतरिम बजट लोकसभा में बिना चर्चा के पारित हो जाता है। केंद्रीय बजट लोकसभा में पूरी चर्चा के बाद पारित होता है। अंतरिम बजट में पिछले साल की आय और खर्चों का जिक्र होगा। केंद्रीय बजट के 2 अलग-अलग हिस्से होते हैं। अंतरिम बजट चुनावी वर्ष के दौरान 2 से 4 महीने की अवधि के लिए होता है। केंद्रीय बजट पूरे वित्तीय वर्ष के लिए होता है। अंतरिम बजट में पिछले साल के खर्चों और आय का सिर्फ सारांश होता है। केंद्रीय बजट में पिछले वर्ष की आय और व्यय का विवरण दिया जाएगा। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि अंतरिम और केंद्रीय बजट में क्या अंतर होता है। कहा जा रहा है कि इस बार पूर्ण बजट पेश नहीं होगा, लेकिन चुनावी साल होने के कारण कई लोक लुभावन घोषणाएं हो सकती है। वित्त मंत्री किसानों, महिलाओं और आम आदमी को बड़ी राहत दे सकती है। ये बजट अंतरिम है, फिर भी कई बड़ी घोषणाओं वाला हो सकता है। ये अंतरिम कुछ और मायनों में खास है।
निर्मला सीतारमण मोदी कार्यालय में तीसरी वित्त मंत्री हैं। 2016 तक केंद्रीय बजट फरवरी के आखिरी कार्य दिवस पर पेश किया जाता है। दिवंगत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017 में इसे बदलकर 1 फरवरी कर दिया था। देश में 1970 से 71 में इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था, जो कि एक महिला थी। निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली दूसरी महिला मंत्री हैं। 1 फरवरी 2021 को निर्मला सीतारमण ने पहला पेपरलेस बजट पेश किया था। 2024 का ये अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का छठा बजट, मोदी प्रशासन का 12वां बजट होगा। पूर्व पीएम मोरारजी देसाई के बाद निर्मला सीतारमण लगातार छठा बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री होंगी। सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने के साथ मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, पी चिदम्बरम और यशवंत सिन्हा जैसे पूर्व वित्त मंत्रियों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देंगी। इन नेताओं ने लगातार 5 बजट पेश किए थे, लेकिन निर्मला सीतारमण छठी बार बजट पेश करने जा रही हैं। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री किसानों, महिलाओं और आम आदमी को बड़ी राहत दे सकती है। किसान सम्मान निधि के रकम में बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं आयुष्मान भारत योजना का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। महिलाओं के लिए किसी विशेष स्कीम की घोषणा हो सकती है। कुल मिलाकर ये बजट कई बड़ी घोषणाओं वाला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड। भले ही कल पेश होने वाला बजट वोट ऑन अकाउंट यानी कि अंतरिम बजट है, लेकिन क्योंकि ये चुनावी साल है, इसलिए इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिफेंस सेक्टर्स के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। इसके अलावा बजट में मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी कुछ खास ऐलान कर सकती है सरकार। उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चुनावी साल में टैक्स छूट से लेकर रोजगार का तोहफा दे सकती है। अंतरिम बजट के ऐलानों को पूर्ण बजट में पूरा किया जा सकता है। जनता की इस अंतरिम बजट से क्या उम्मीदें हैं? मेरी सहयोगी आरजू दुबे ने लोगों से बात कर जानने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना छठा बजट पेश करने जा रही हैं। वैसे तो देश के हर वर्ग के लोगों को इस बजट को लेकर काफी उम्मीदें हैं। हम लोग भी इस वक्त जनता के बीच मौजूद हैं, जहां पर हम जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि युवाओं को, आज की पीढ़ी को इस बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं। तो चलिए, युवाओं को क्या उम्मीद है, क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट होनी चाहिए बजट में? थोड़ा एजुकेशन पे हमें वो फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में अभी हम देखें तो हम बहुत पीछे हैं। MBBS की फ़ी 1-1 करोड़ है प्राइवेट सेक्टर में, अगर MBBS करना चाहे बच्चे तो। IIMs वगैरह की फ़ी 25 लाख है, मतलब सिर्फ टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, बट फिर भी फ़ी बहुत ज़्यादा है। को क्या उम्मीद है, इस बजट में क्या होना चाहिए? पहले तो युवाओं को तो रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार की बात होना चाहिए। जो अभी तक ये NDA सरकार है पूरी तरह से फ्लॉप रही है। उन्होंने 2 करोड़ का रोजगार देने की बात कही थी, उन्होंने रोजगार नहीं दिया। युवाओं के बारे में सोचना चाहिए और जो है किसान के बारे में सोचना चाहिए। भारत किसान प्रधान देश है, किसानों के बारे में सोचना चाहिए और युवाओं को रोजगार देना चाहिए। और जो टैक्स पेयर है हमारे, जैसे उनको 7 लाख पे जो फ्री था उसको भी बढ़ाना चाहिए, 10 लाख तक करना चाहिए। निर्मला सीतारमण अपना छठा बजट पेश करने जा रही हैं, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर? इस बजट को लेकर मेरा यही उम्मीद है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा किचन में ध्यान दे। जो इतना महंगाई बढ़ चुकी है, हर बार वो हवाई बात करते हैं और गरीब तबका के लोग के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि किचन के जितना सामग्री उस पर ध्यान दे, महंगाई पर कंट्रोल करे। देखो, बजट में सबसे पहले सरकार को मद्देनजर ध्यान ये देना चाहिए, एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहिए। जो डेली की गरीब आदमी के जो मतलब राशन वगैरह हो गया, तेल हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। इसकी रेट कम होना चाहिए। पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार जो बजट में हुआ था, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान पे बजट के वो कम किया था। हम कह रहे हैं सरकार से, हमारा मांग ये है जो इस बार के जो बजट में तेल नमक के दाम कम होना चाहिए। जो डेली सामान जो गरीब के काम में आता है उस चीज़ पे, एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। हमारी उम्मीद ये है कि जो मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से, अभी बहुत तो अंतिम बजट है, पूर्ण बजट में भी उनको जो सरकार आए तो सबसे पहले जो GST दूध पे लगी है वो सब की ज़रूरत है, उसको ख़त्म करके कहीं और उसका भरपाई और कहीं करनी चाहिए। देखिए, रेलवे में बहुत दिक्कत होता है। जनरल क्लास का आदमी जो है ना, वो बहुत उनको परेशानी होती है हमेशा। जब देखो रेलवे का जो है माने सीट जो है ना रिजर्व बुक रहती है और तत्काल लेना पड़ता है, तत्काल भी नहीं मिलता है। तो रेलवे को सोचना चाहिए। रेलवे डिपार्टमेंट में बहुत तकलीफ होती है। गाय जानवर जैसे माने गाय गोरू जैसा जाते हैं लोग,
है जनरल में बोगी में ठूस ठूस कर करके, तो उसमें थोड़ा सुविधा होना चाहिए। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण अपना छठा बजट पेश करेंगी और जनता की क्या उम्मीदें हैं इस बजट को लेके, आज हमने जनता से बातचीत करने की इस पर कोशिश की है। अंतरिम बजट को लेकर लोगों की क्या उम्मीदें हैं, ये आपने सुना। इस बारे में हमारे भी कुछ सवाल है। कल अंतरिम बजट पेश होगा तो ये पूर्ण बजट से कैसे अलग होता है? क्या अंतरिम बजट में महंगाई और बेरोजगारी पर काबू करने का कोई रोड मैप दिखाई देगा? क्या मिडिल क्लास के लिए राहत के संकेत दिखेंगे? टैक्स रिजीम में बदलाव का इशारा मिलेगा? चुनाव भी आने वाले हैं। बजट के बहाने सरकार के पास डीजल पेट्रोल की कीमतों में कटौती का बढ़िया मौका है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मशहूर अर्थशास्त्री डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, कल अंतरिम बजट पेश होगा तो ये पूर्ण बजट से कैसे अलग होता है? देखिए, जब नई सरकार आएगी और तभी पूर्ण बजट होगा, क्योंकि 1 अप्रैल को हमारा वित्त साल शुरू होता है और नई सरकार का गठन ही होते होते जून का महीना हो जाएगा। तो केवल कुछ महीनों के लिए, यानी कि 2-2.5 महीनों के लिए ही इंतजाम करना है और फिर उसके बाद पूरे साल का जो बजट आएगा वो लगभग जून अंत के और जुलाई में आएगा। जी सर, क्या इस अंतरिम बजट पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। और बेरोजगारी पर काबू करने के लिए कोई रोड मैप दिखाई देगा हमें? मुझे तो बहुत उम्मीद नहीं है। सरकार कुछ टैक्स कम कर दे शायद पेट्रोल डीजल पे, जैसे चुनाव से पहले हमेशा करती हैगी थोड़ा बहुत। उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं करने की संभावना है। हाँ, कुछ रेवड़ियां बांट देगी। रेवड़ियां बांटना इस सरकार के लिए बहुत आम बात है और फिर क्योंकि चुनाव है इसलिए थोड़ा सा रेवड़ी और बांट देगी संभवतः। पेट्रोल डीजल के दामों के अलावा मिडिल क्लास के लिए कुछ राहत के संकेत दिख सकते हैं? टैक्स रिजीम में बदलाव का कोई इशारा मिल सकता है? देखिए, इस सरकार में टैक्स के रियायतों के अलावा और था क्या? 2019 के चुनाव से एकदम पहले मिडिल क्लास को लुभाने के लिए जो थ्रेशोल्ड था टैक्स का, उसको बढ़ा दिया गया, 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया और उसमें उसके कारणवश 2.5 करोड़ लोग जो टैक्स देने वाले थे वो टैक्स देना बंद कर दिए। तो पिछले 5 साल से वो टैक्स नहीं दिया जा रहा है। तो सरकार बड़ी तंगी में है, भयंकर तंगी में है और उसके ऊपर से मतलब उस चुनाव जीतने के 3-4 महीने बाद ही सरकार ने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की दर भी गिरा दी थी 30% से 25%। तो सरकार और तंगी में आ गई। तो मुनाफा बढ़ा लोगों का, मैं कॉर्पोरेट्स की बात कर रहा हूं मैं, और पर्सनल इनकम टैक्स पे तो जाहिर है लोगों ने जब कम टैक्स पे किया तो सरकार की आमदनी कम हुई। जब सरकार की आमदनी कम होती है तो उसको रेवड़ी बांटने के लिए या निवेश भी करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए सरकार को अपना ऋण बढ़ाना पड़ता है। तो जम के ऋण बढ़ाया है इस सरकार ने पिछले 10 साल में, जम के, इतना जम के कि स्थिति ये है, इतनी कंगाली की स्थिति इस सरकार की रही है कि जो ये सरकार 2014 में आई थी तो पूर्ण ऋण जो भारत में का था राज्य और केंद्र को मिला करके, जिसमें से अधिकतर ऋण केंद्र सरकार का होता है, वो 55 लाख करोड़ था। वो पिछले 10 साल में बढ़ करके 172 लाख करोड़ यानी कि 3 गुना से ज्यादा हो गया है। और जीडीपी की तुलना में, जीडीपी के अनुपात में भी जो ऋण 55% था जीडीपी की तुलना में, वो बढ़ करके आज की तारीख में 82% पे फिर खड़ा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार की नीतिगत, सरकार का तरीका क्या है कि टैक्स कम रखो, चाहे ऋण लेना पड़े तो ठीक है, और
ऋण का मतलब क्या है कि आने वाली सरकार को उसका या आने वाली जनरेशन्स को पीढ़ियों को वो ऋण चुकाना होगा। तो क्योंकि ऋण तो ऋण ही होता है, उसको चुकाना पड़ता है। और दूसरा तरीका यह है इस सरकार का कि ऋण लो और रेवड़ियां बांटो। जी, अब अंतरिम बजट है तो टैक्स रिलीफ की घोषणा तो शायद ही हो पाएगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या मिडिल क्लास को कोई और तोहफा मिल सकता है? जैसे अभी सरकार कई योजनाएं चला रही हैं, गरीबों से जुड़ी कई योजनाएं चल रही है, क्या लगता है कि कोई और योजनाएं शामिल हो सकती है इसमें? मुझे बहुत ताज्जुब नहीं होगा अगर जो पीएम किसान में सरकार देती है 500 रुपए महीना, यानी कि 6,000 रुपए साल का, उसको बढ़ा दे। हो सकता है तंगी की हालत में 1,000 रुपए तो शायद न करना चाहेगी सरकार, 750 रुपए कर सकती है। मुझे बहुत मतलब अचंभा नहीं होगा अगर ऐसा करे। जी। और जो शेयर्स में मिलने वाला जो प्रॉफिट होता है उस पे कोई रिबेट दे सकती है सरकार, उसके कोई आसार लगते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इस सरकार में तंगी बहुत है, जिसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, मतलब राजकोषीय घाटा। वो आज की तारीख में केंद्र सरकार का 6.4% है और वो उसका उद्देश्य ये है कि इसको घटा करके 5.9% सकल घरेलू उत्पाद का लाना है। ला पाएगी या नहीं सरकार, ये पता चलेगा, मगर मुझे नहीं लगता कि और कुछ खास रियायतों की संभावना है, क्योंकि सरकार इस विषय में भी थोड़ा सा चिंतित रहती है कि कहीं जो स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज, फिच इत्यादि जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं, वो अगर हमारी रेटिंग जो वैसे ही इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में सबसे नीचे स्तर पे है, सबसे नीचे स्तर पे, अगर जरा सा उसको गिराया तो हम जंक बॉन्ड वाली स्थिति में आ जाएंगे। तो अब अगर अधिक खर्च बढ़ेगा और आमदनी बढ़ाने का जरिया नहीं होगा, जो सरकार नहीं करना चाहेगी कि आमदनी अपनी मतलब टैक्स रेवेन्यू द्वारा बढ़ाए, क्योंकि चुनाव है, तो इस वजह से खर्च पे थोड़ा तो अंकुश लगाए रहेगी सरकार। मुझे ये संभावना लग रही है। जी, अब चुनाव भी आने वाले हैं, जैसे कि आपने अभी भी कहा, तो बजट के बहाने सरकार के पास एक मौका है कि डीजल पेट्रोल की कीमतों में थोड़ी कटौती कर सके। क्या लगता है आपको, होगा ऐसा? ये संभावना तो है कि डीजल पेट्रोल के दाम पे थोड़ा बहुत जरा सा करेगी, जितना वो हमेशा इलेक्शन के समय पे करती रही है। और गुंजाइश इस वजह से भी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दाम जो क्रूड के पर बैरल हैं वो काफी गिरे हुए हैं, और अगर उसको गिराएगी तो जाहिर है एक चेन रिएक्शन होगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल जो है, खासतौर से डीजल इनपुट होता है बहुत से पदार्थों को उत्पन्न करने के लिए, उनका उत्पादन करने के लिए। उसके अतिरिक्त हमारी आपके जीवन पे असर आएगा, उसके अतिरिक्त जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट्स होती हैं, बिजनेसेस के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होते हैं, उन सब में कमी आएगी, तो उससे मुद्रास्फीति दर यानी कि महंगाई दर में कमी आने की संभावना है। तो वो संभवतः सरकार कर सकती है, और चुनावों को देखते हुए तो हमने पाया भी है कि राज्य सरकार के जब चुनाव होने वाले होते हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम गिराए जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा। और एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या इलेक्ट्रिक कार्स की सब्सिडी की घोषणा कर सकती है सरकार? क्या लगता है आपको? कर सकती है, मतलब अच्छा करेगी अगर करे, क्योंकि देखिए इससे बहुत से फायदे हैं।
एक ट्रांजिशन तो ईवीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बढ़ा है, मगर उनका जो कैपिटल कॉस्ट है, उनको मतलब खरीदने का जो दाम है, वो खरीदने का दाम इतना पेट्रोल की कारों से इतना अधिक है कि मिडिल क्लास वाले लोग तो हिचकिचाते हैं खरीदने में। जो जिनको बहुत गाड़ी चलानी होती है, दिन में 100 किलोमीटर उनके लिए आम बात होती है, 100-200 किलोमीटर, अपना बिजनेस उनका निर्भर करता है अपनी गाड़ी पे, उनके लिए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का फायदा है। मगर जो आम आदमी है, जो बहुतायत में है, जो खरीद सकता है, आम से मेरा मतलब मिडिल क्लास की बात, जो मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूं, वो खरीदने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि अगर कौन 17, 18, 20 लाख की गाड़ी कितने लोग खरीद पाएंगे? वो ठीक है कि रनिंग कॉस्ट उसकी कम होती है, मगर इंटरेस्ट रेट्स तो बढ़ी हुई हैं, इंटरेस्ट रेट्स तो कम होने के नाम नहीं ले रही। तो अब अगर ऋण लेकर के ही 18-20 लाख की गाड़ी खरीद सकता है, तो ऐसी स्थिति में जब रोजगार नहीं बढ़ रहा, आमदनी नहीं बढ़ रही और महंगाई वैसे ही है, तो ऋण लेना अपने ऊपर एक और भार उठाना है। मतलब इसलिए उम्मीद मुझे बहुत है ईवी पे, मगर ये सरकार करेगी या नहीं कि सब्सिडी दे दो। अब सब्सिडी का मतलब यानी कि खर्च और बढ़ गया। अभी तक तो सब्सिडी दे नहीं रही, मतलब जो थी शुरू में वो खत्म की ओर है। तो मुझे बहुत उम्मीद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। इस मुद्दे पर मेरी राय ये है कि साल 2024 ये साल कई मायनों में खास है। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद इसी साल अयोध्या में भगवान राम की घर वापसी हुई है और अब इसी साल होने वाले आम चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। मोदी सरकार तीसरी बार सरकार बनाकर जीत की हैट्रिक का दावा कर रही है। वहीं विपक्ष सरकार को उखाड़ फेंकने का दम भर रहा है। चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर रही है, तो इसमें जनता की उम्मीदों का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि सरकार अंतरिम बजट में लोगों की उम्मीदों का जरूर ध्यान रखेगी और अंतरिम बजट के बाद जब पूर्ण बजट आएगा तो लोगों की ख्वाहिशें जरूर पूरी होंगी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।